पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो हमें अपनी अना और जाती मफाद को पसे पुष्ट डालना होगा। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के कौमी और सूबाई असम्बली के मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक रेफरेंस पर अलग अलग समातें हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समात की। दौरान समात PTI के वकील अजहर सिद्दीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अरकान पंजाबी असम्बली ने डिफेक्शन की है। इन अरकान सूबाई असम्बली को साबित करना है कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में वोट नहीं दिया। PTI के वकील फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि मुनहरिफ अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से जमा कराए गए जवाबात वसूल कर लिए हैं, जिस पर जायज़ा लेकर जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब PTI की ही वकील मलिका बुखारी ने इलेक्शन कमीशन से वोट डालने वाले 25 MPs की रुकनियत फौरी तौर पर मुअत्तल करने की इस्तदा की, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद करते हुए 13 मई को दलाइल देने का हुक्म दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने यह उम्मीद जाहिर की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुनहरिफ अरकान की रुकनियत मुअत्तल करेगा और नतीजतन पंजाब में हमजा शहबाज की अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई और रास्ता नहीं है अलावा इसके कि वो जो कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए इन लोगों को बरतरफ करें। और जैसे ही ये बरतरफ होते हैं, हमें ये अच्छी तरह पता है कि जो जाली हुकूमत बाप बेटे की इस वक्त कायम है मुल्क में, उसमें बेटा तो डेफिनेटली तौर पे वहाँ से फारिग होगा, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो नहीं ले सकता। इस चीज़ को डिले किया जा सकता है 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। और इंशाल्लाह जुम्मे को हम यहाँ से फैसला लेकर जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन से हमें हक और इंसाफ का फैसला चाहिए और ये फैसला हम लेकर रहेंगे। इसके अलावा मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंस की समात के दौरान नूर आलम खान के वकील ने सदा की कि पहले दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला किया जाए। रेफरेंस में कहा गया कि मुनहरिफ अरकान ने अपोजिशन जमातों में शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन किसी जमात का नाम नहीं बताया गया। ये रेफरेंस बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। समात के दौरान इलेक्शन कमीशन की जानिब से पूछा गया क्या मुनहरिफ अरकान ने दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर PTI के वकील फैसल चौधरी ने जवाब दिया जी, उन्होंने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार की और उन्हें शोकॉज भी जारी किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमारे पास वक्त महदूद है, पहले दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला देंगे। केस की अगली समात अब कल होगी। ख्याल रहे कि 20 अप्रैल को स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने PTI के 26 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था, जिसमें मौक़िफ़ पेश किया गया था कि मुनहरिफ अरकान ने वज़ीर आला के इंतखाब में हमजा शहबाज को वोट देकर आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिल्डाद जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बिलाल साहब, ये फरमाएं कि मामला तो बज़ाहिर बहुत सादा सा मालूम होता है, PTI का ये ऐसा मानना है, उनके वकील यही प्ली ले रहे हैं कि ये ओपन एंड शट केस है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को अब इसकी समात कर दी है, जुम्मे के रोज़ इसकी समात होनी है, तो इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या इसमें वाकई कोई डिले हो रहा है कि ये एक ओपन एंड शट केस है, इसे फ़ौरन सॉल्व हो जाना चाहिए? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ये जो सूबाई असम्बली पंजाब में चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में जो सूरत हाल पैदा हुई है डिफेक्शन की, वो रिलेटिवली सिंपल है मामला, और उस पर कोई बहुत ज़्यादा डिले नहीं होनी चाहिए। लेकिन मामला ये है कि इस सारे के बावजूद कि चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हों और हर एक को पता भी होता है कि क्या हुआ है, लेकिन वो जो इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए हर एक को अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करने का मौका दिया जाता है, और जो जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम है उनके वकला को भी, और जिन्होंने ये रेफरेंस या डेक्लेरेशन दिया है उनके वकला को भी। तो ये 30 दिन का वक्त इसीलिए दिया गया है। तो गालिबन ये सारा एक रिचुअल है, ये एक तकल्लुफ़ है जो शायद इनको करना होगा। मुझे तो ये लगता है कि जो सूबाई असम्बली का मामला है उसमें इनकी डिफेक्शन तकरीबन मुझे लिखी हुई नज़र आती है दीवार के ऊपर। कौमी असम्बली में मुझे बिल्कुल इसके बरक्स नज़र आता है कि वहाँ डिफेक्शन कोई हुई नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी आप देखें 30 दिन तक वहाँ पे भी बहस होगी और यहाँ पे भी 30 दिन बहस होगी। लेकिन बहरहाल इसको शायद दोनों पार्टियों को इसको कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है
तो फिर आपको सफाई का मौका देने के लिए वक्त तो देना पड़ता है। अच्छा, 20 अप्रैल को स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही साहब ने पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के मुतालिक रेफरेंस भेजा इलेक्शन कमीशन में। कानून के मुताबिक 30 दिन तक इस मामले का फैसला होना चाहिए, तो उसूली तौर पर अगले 10 दिनों में इसका फैसला आ जाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये 30 दिन की मुद्दत मुकर्रर है और इलेक्शन कमीशन को इसी दौरान में ही फैसला देना है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई जस्टिफिकेशन है उनके पास कि वो 1 माह की जो मुद्दत है उसको एक्सीड करें। गालिबन 19 मई तक इसका फैसला उन्हें कर देना चाहिए। ठीक, तो पीटीआई तो पूरी कोशिश कर रही है कि ये फैसला जल्द से जल्द आए। अगर ये फैसला नहीं आता वक्त मुकर्ररा मुद्दत के अंदर, तो क्या पीटीआई के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है? वो किसी और ऑप्शन की तरफ जा सकती हैं, अदालतों की तरफ जा सकती हैं, हाई कोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ? देखिए, अगर ये बहुत अनलाइकली है कि डिले हो, लेकिन फर्ज करें अगर डिले हो जाए तो उसके लिए यकीनन वो अपील कर सकते हैं, पिटिशन कर सकते हैं कोर्ट्स को कि ये एक दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रहा है इलेक्शन कमीशन। मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन ऐसा करेगा और कर सकता है, और मुझे ज़रूरत भी नहीं नज़र आती कि वो क्यों करेंगे। उनको इस 30 दिन के अंदर फैसला करना है। 30 दिन की मुद्दत उसके अंदर लिखी हुई है। इस बारे में काफ़ी सेंसिटिव है ये क्लास। 2 दिन का वक्त दिया गया है कि 2 दिन के अंदर अगर आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को ना भेजे ये डिक्लेरेशन, तो वो तस्वर किया जाएगा कि जैसे भेज दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि दस्तूर या आइन हमारा इस बारे में बड़ा क्लियर है कि इतने मुद्दत के अंदर ही इसको फैसला होना चाहिए। तो मेरा ख्याल में उनके पास फिर अदालत के पास जाने की ऑप्शन तो होगी, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि शायद इसकी ज़रूरत पेश ना आए और इसके दौरान ही वो फैसला आ जाए। फैसला क्या आएगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे सामने तो नज़र आ रहा है कि सूबाई असम्बली में जिन लोगों ने डिफेक्शन की है उनको शायद डीसीटिंग का सामना करना पड़ेगा, और जो कौमी असम्बली के हैं उनकी गालबन डिफेक्शन साबित नहीं हो सकेगी। ठीक है, और अगर डी सीट का सामना करना पड़ता है और फैसला ऐसा ही आता है, तो पीटीआई का मानना तो यह है कि इस फैसले के बाद हमजा शहबाज अपनी अक्सरियत खो देंगे और उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ऐसा ही है? जी बिल्कुल। उसके बाद लेकिन ज़रूरी यह है कि जो गवर्नर हैं वो चीफ मिनिस्टर से कहें कि अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप लें, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की सूरत में अगर उनको मतलूबा अक्सरियत मुयसर नहीं होती, जो कि इनके डिफेक्शन हो जाने के बाद उनके पास नहीं होगी, तो फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस दौरान में अगर फ़र्ज़ करें, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर गवर्नर तब्दील हो जाए, अब एक गवर्नर हट गए हैं लेकिन दूसरे गवर्नर की अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुई इफेक्ट, अगर दूसरे गवर्नर आ जाते हैं और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं कहते, तो फिर उस सूरत में तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी चलती रहेगी जब तक कि कोई उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए ना कहे। लेकिन ये बहरहाल बड़ी कमज़ोर सिचुएशन होगी अगर कोई उनको कहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए या ना कहे। डिफेक्शन के बाद चूंकि वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन जाएगी, तो उसका कायम रहना वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इम्प्रॉपर चीज़ होगी। नहीं, मगर उनका मानना तो यह है ना कि बाई इलेक्शंस हो जाएंगे और अक्सरियत फिर दोबारा वो हासिल कर लेंगे, इसका इम्कान मौजूद है, तो इस तरह से ख़त्म नहीं होनी चाहिए। नून लीग का मौक़िफ़ तो ये, अगर इस दौरान वो गवर्नर तब्दील हो जाते हैं जी और उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मांगते, तो फिर ये सिनारियो हो सकता है कि बाई इलेक्शन हो जाए और इस दौरान बाई इलेक्शन के बाद फिर वो मेजॉरिटी हासिल इसमें कोई इखलाकी कदम भी नहीं है ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। लेकिन अगर गवर्नर नहीं बदलते और उनको उससे पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह दिया जाता है, तो फिर उस सूरत में तो वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर देंगे, हुकूमत को फिर डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, इस वक्त आर्टिकल 63A से मुताल्लिक 2 समातें हो रही हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, एक इलेक्शन कमीशन में हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो समात हो रही है, इसका जो भी फैसला आता है, क्या वो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई या उसके फैसले पर असरअंदाज हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक और बात मैं ऐड कर दूं कि इसके बाद 30 दिन के बाद जो फैसला इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा उसके खिलाफ अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर स्टे ऑर्डर भी दे सकता है। तो अगर फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर दे दे किसी वजह से, उन्हें वो फौरन अपील के लिए चले जाए, उन्हें स्टे ऑर्डर मिल जाए कि साहब ये इनकी मेंबरशिप अभी ख़त्म नहीं हुई, तो सूरत में भी ये हुकूमत की बचत हो सकती है। लेकिन ये भी बहुत
लगेगा खत्म हो चुकी होगी मेंबरशिप। लेकिन अब आपने जो दूसरा रेफरेंस की बात की है जी, बिल्कुल उस रेफरेंस के अंदर भी जो सवालात किए गए हैं वो भी इसी से मुताल्लिक है। लेकिन उसमें ज्यादा दिलचस्पी की बात यह होगी कि जो लोग डिफेक्शन के उसके कवर में आएंगे उसके बाद उनकी डिफेक्शन की सजा क्या होगी। मेन उसके ऊपर मैं समझता हूँ अहम बात यह है, उनसे पूछा गया कि क्या ये फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या दूसरी राय यह है कि नहीं ये तो सिर्फ डी-सीट होंगे और वो अगले बाई इलेक्शन में भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो अभी इसका जवाब जब आएगा तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर वो सिर्फ डी-सीट हुए हैं तो इसका मतलब है कि चंद महीने 1.5 महीने के अंदर जब इलेक्शन होगा तो वो दोबारा इलेक्ट होके आ जाएंगे, तो उनकी तो कोई खास सजा नहीं होगी। लेकिन अगर वो फॉर एग्जांपल ये प्ली लेते हैं कि फॉर लाइफ डिफेक्ट हो गए हैं तो वो बहुत बड़ी सजा होगी। तो ये वो बहुत बड़ा फैसला होगा जिसके ऊपर ये गालिबन देखने में आएगा। लेकिन उसके ऊपर एक दूसरा सवाल भी बड़ा अहम किया गया है कि क्या ऐसे लोगों का वोट वैलिड है, क्योंकि इन लोगों ने वोट तो दे दिया है, उसके नतीजे में हुकूमत भी बन गई है। तो रेफरेंस में एक सवाल ये भी है कि क्या ऐसे लोग जो वोट दे चुके दे सकने के अहल भी हैं या नहीं। अगर रेफरेंस का जवाब ये आता है कि नहीं वो तो वोट देने के अहल ही नहीं थे सिरे से, तो फिर इसका मतलब यह है कि जो हुकूमत उसके नतीजे में बनी है पंजाब के अंदर, उसका वजूद फिर खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो वोट ही नहीं दे सकते तो फिर इसका मतलब है सब कुछ ही गलत हुआ है। तो इसलिए बहुत अहम सवालात हैं जिनके जवाब पे इस मुकदमे का बहुत इन्हसार होगा। पंजाब में तो मालूम हो रहा है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है जैसा आप भी फरमा रहे हैं, लेकिन जो मरकज़ी असम्बली के हवाले से, वफाकी असम्बली के हवाले से मामला है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अभी हम इसको देखेंगे कि ये काबिल समात है भी या नहीं। वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये केस किस तरह चलेगा, ये कितना मजबूत या कितना कमज़ोर केस है, इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है? ये बज़ाहिर बड़ा कमज़ोर केस है मैं समझता हूँ हुकूमत का। जितना स्ट्रॉन्ग केस सूबाई असम्बली के मामले में है उतना ही कमज़ोर केस इस मामले में है। इसलिए कि यहाँ तो डिफेक्शन का जो अमल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो तो हुआ ही नहीं। अगर ये वोट दे देते शहबाज शरीफ साहब को तो उसके नतीजे में डिफेक्शन बिल्कुल वाज़ेह होती, लेकिन उन्होंने तो कोई ऐसा अमल ही नहीं किया कि अपनी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट ही नहीं दिया, नौबत ही नहीं आई। तो इसलिए इनके खिलाफ कोई मैं समझता हूँ कि केस नहीं बनता, ये बड़ा वीक केस है। और ये जो बात कही जा रही है कि वो ये काबिल समात भी है या नहीं, वो भी इसी वजह से है कि हुकूमत का केस ये है, पीटीआई का केस ये है कि ये जिन लोगों ने ये डिफेक्शन के उनके मुताबिक मुर्तकिब हुए हैं वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। अब ये हमने देखा है आयशा गुललाई के केस में भी कि ये साबित करना पड़ता है कि वो किसी और पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, उसका तहरीरी सबूत होने चाहिए। लेकिन इस केस में तो उन्होंने बल्कि ज़बानी भी किसी पार्टी में शामिल होने का ऐलान नहीं किया। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये केस अगर ये नाकाबिल समात भी करार पाए तो ये भी मुमकिन है, लेकिन इन एनी केस डिफेक्शन तो बिल्कुल भी साबित नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडाट। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत नून लीग की सीनियर लीडरशिप को लंदन बुला लिया है, जहां अहम पार्टी इजलास में वो नून लीग की मखलूत हुकूमत के मुस्तक़बिल के हवाले से लाहे अमल तश्कील देंगे और फैसलों पर मुशावरत करेंगे। खबरें यह हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात निजी दौरे पर लंदन रवाना होंगे, जबकि वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा साद रफ़ीक और खुर्रम दस्तगीर कल लंदन जाएंगे। मायने खेज़ बात यह है कि इजलास को बुलाने का फैसला ऐसे मौके पर किया गया जब शहबाज काबीना में शमूलियत से माजरत करने वाले साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पहले ही लंदन में मौजूद हैं और उन्होंने अपनी पार्टी कायद नवाज शरीफ को मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल और हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया है और सियासी मंजरनामे के मुताबिक फैसले लेने पर ब्रीफ दी है। बिलाशुबा 12 सियासी इत्तेहादियों की मखलूत हुकूमत जो सिर्फ 174 अरकान यानी महज 2 वोटों की अक्सरियत से कायम है, इसको चलाना बल्कि इसको बरकरार रखना भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए एक मुश्किल हदफ है। दर हकीकत मौजूदा असम्बलियाँ अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करती हैं, तो भी अगले इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सियासी नुकसान मुस्लिम लीग नून को ही उठाना पड़ेगा। अगले इलेक्शन में महंगाई, बेरोज़गारी, गवर्नेंस और माशी चैलेंजेस के
जवाब में बिलाखिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ही इन तमाम सूरत हाल का जवाब देना होगा। और अहम सवाल यह है कि 1.5 साल बाद मुस्लिम लीग नून कौन सा नारा लेकर आवाम से वोट लेने जाएगी। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मखलूत हुकूमत की मुद्दत और आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद पर मुनक़सिम है। इस मुल्क को 3 साल में महंगाई की जो है आग में जो है छोड़ के ये गए हैं। एक जाइगेंटिक टास्क है जो नई हुकूमत को, इस कोलिशन गवर्नमेंट को मिला है। उसके लिए टाइम भी चाहिए। मैं ज़ाती ख्याल का जो है इजहार करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके हमें आवाम के पास जाना चाहिए और नई मैंडेट लेनी चाहिए। फैसला जो है वो जो कोलिशन गवर्नमेंट ने करना है। इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होगा। इलेक्शन पाकिस्तान की आवाम का हक है जो मुद्दत पूरी होने के बाद होगा इंशाल्लाह। हुकूमत की मियाद में गैर यकीनी कैफियत की वजह से 1 माह मुकम्मल होने के बावजूद शहबाज हुकूमत में अब तक कोई अहम फैसले नहीं हो सके। इस हुकूमत का सबसे अहम टारगेट इंतखाबी इस्लाहात था, लेकिन फिलहाल इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ कोई कमेटी भी नहीं बन सकी है। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत का सबसे बड़ा इम्तिहान मईशत की बहाली है, लेकिन इत्तेहादी जमातें तो दूर की बात, मुस्लिम लीग नून की क़यादत में भी माशी पॉलिसियों में यकजहती और इत्तेफाक नहीं। IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक़ नून लीग के साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार और मौजूदा वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बिल्कुल मुतज़ाद सोच रखते हैं। IMF की शराइत के मुताबिक स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के कानून पर भी वफाकी वज़रा खुलेआम इख्तिलाफी बयानात देती हैं। IMF भी पॉलिटिकल कमिटमेंट मांग रहा था हमसे, नॉट नोइंग कि ये हुकूमत कितना अर्सा चलेगी। तो हमने कहा है कि 3 की जगह उसको आप 4 का एक्सटेंड कर दें। तो 1 साल का हम प्रोग्राम एक्सटेंड करवा रहे हैं। जाहिर है कि जब हमने ये कहा है कि आप 1 साल तक हम प्रोग्राम में और रहेंगे, ये भी रिक्वेस्ट की IMF से कि इसको फिर $2 बिलियन से इन्हांस भी कर दिया जाए। 2 बिलियन से इन्हांस करते हो तो 5 बिलियन हो जाएगा और ये 1 साल के अंदर हो जाएगा। ये भी एक हकीकत है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्ज़ामात पर मबनी जारहाना बयानिया शहबाज हुकूमत को रोज़ नई चोट लगा रहा है। इमरान खान फौरी इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ाते जा रहे हैं और उनके मज़ाहमती बयानिए को अवाम में पजीराई भी मिल रही है, जबकि माशी अबतरी दिन ब दिन अवाम में हुकूमत मुखालिफ जज्बात बढ़ा रही है। गोया हुकूमती कारकर्दगी का बोझ जो PTI की हुकूमत को उठाना था, अब वो मुस्लिम लीग नून के कांधों पर आ चुका है। इन सियासी और माशी चैलेंजेस की फौरी हिकमत अमली के लिए नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को अब लंदन तलब किया है। लंदन में क्या सूरत हाल है, ये जो इजलास होने जा रहा है, इसका एजेंडा क्या होगा, क्या मालूमात है, इसके हवाले से हम बात करेंगे और लंदन जाएंगे। इसके लिए वहाँ हमारे साथ मौजूद होंगे अजहर जावेद साहब, ब्यूरो चीफ लंदन हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब। अजहर साहब, शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और फिर उसके अगले ही दिन बाकी क़यादत भी आ रही है, तो ये जो मुलाकात है, ये जो मीटिंग है, इसकी अहमियत क्या है, क्या इसमें तय होने जा रहा है, क्या बातें होनी हैं? जी मुस्लिम साहब, बहुत शुक्रिया। जो इस मीटिंग के हवाले से पहले एक बात बताते चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मुलाकात की थी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से इसी ऑफिस में जो हमारे पीछे मौजूद है। ये मुलाकात काफ़ी तवील थी, जिसके दौरान उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से नवाज शरीफ साहब को तफसीली ब्रीफ किया। शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो बरतानिया उनका पहले से आने का प्रोग्राम था। उन्होंने अपने चेकअप भी करवाने हैं, उस हवाले से उनका डेट बन रहा था, लेकिन अब उनकी तरफ से दरख्वास्त की गई थी नवाज शरीफ को कि वो मिलना चाहते हैं। उनका सिर्फ आने के अलावा जो 8 से 10 मजीद लोग आ रहे हैं, वो इस सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अब कुछ मामलात पर एक हतमी फैसला करना चाहते हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से जब भी मेरी मुलाकात हुई, जो हुकूमत गिरने से पहले और बाद में भी, वो जल्द अज जल्द इंतखाबात के हामी रहे हैं। उनकी सोच यही रही है कि जो अबूरी सेटअप, जो ये ट्रांजिशन सेटअप है, ये आया है तो कम से कम 2 महीने का हो, उससे ज़्यादा ये ना चले। लेकिन बाद में कुछ वजूहात की बिना पर वो शायद एग्री करके कि इसको लंबा चलना चाहिए। लेकिन अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है कि 3 से 4 माह से पहले हल्का बंदियाँ नहीं हो सकती और 3 माह आगे और चाहिए। तो अब जो मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक होगी, इसी जगह होगी, अगले 2 दिन में होगी, तो उसमें तमाम मामला का फैसला होना चाहिए। और एक चीज़ और भी बड़ी मद्देनजर रखनी चाहिए कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो उस सिलसिले में भी अपनी स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं। शाहिद खाकान साहब आसी साहब ने भी नवाज शरीफ साहब को कहा कि आपका पाकिस्तान आना ज़रूरी है अभी किसी पार्टी को आगे ले जाने के लिए। तो मेरा ख्याल है या मेरा सोर्सेज कहते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी बात होगी और उनकी जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, इलाइज की जो सिचुएशन है, महंगाई की सूरत हाल है,
उस हवाले से एक तफसीली लाहेअमल होगा। 2 दिन तक ये मीटिंग चल सकती है, जिसमें नवाज शरीफ साहब अगले जो मामलात हैं उसकी निशानदेही करेंगे, उनकी पॉलिसी देंगे, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब रात को यहाँ से रवाना हो चुके हैं, वो इस मीटिंग में नहीं होगी। तो ये बेसिकली हुकूमत अच्छा, अजहर साहब, आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी जिक्र किया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब पहले दिन से इस हुकूमत में काबीना का हिस्सा नहीं बने। उनका यही मौक़िफ़ है कि हमें फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहिए। उन्होंने तवील मुलाकात भी की। तो ये जो नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग कॉल की है, क्या ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने फैसला किया है कि मीटिंग उन्होंने कॉल की है? मसूद साहब, मीटिंग तो पहले से ही प्लान की जा रही थी, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब यहाँ आके मिलना भी चाह रहे थे नवाज शरीफ साहब से। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात है उसको आप कह सकते हैं कि इसने ज़रा मज़ीद जल्दी किया चीज़ों को। और इसके अलावा ना सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आ रहे हैं, बल्कि उनके साथ काबीना के जो की लोग हैं, तकरीबन 7-8 लोग, वो भी आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें जो मेन एजेंडा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उनका जब भी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जो है वो किसी भी वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन आईनी इस्लाहात जो हैं उसको पेश करने के लिए कल की मीटिंग में कोई उसको एक्सपीडाइट किया जा सकता है, उसे जल्दी लाने के लिए किया जा सकता है। और उसी में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी फैसला होगा, क्योंकि उन पर दबाव बढ़ रहा है पाकिस्तान वापसी के लिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी जब उनसे गुज़िश्ता रोज मुलाकात की तो उनका भी यही मौक़िफ़ था कि आपको अगर पाकिस्तान में आना है, उसके बाद पार्टी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होगी। लेकिन इस वक्त जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, उनकी मुलाकात इस लिहाज से बड़ी अहम होगी कि अगले आने वाले दिनों का लाए-अमल पार्टी का और हुकूमत का, क्योंकि इस वक्त 2 पोजीशनें हैं, एक वज़ारत उस्मा भी, हुकूमत भी है, और एक पार्टी पोजीशन भी है। तो पार्टी के बहुत सारे लोग जल्दी इलेक्शन में आना चाहते हैं, लेकिन ये इलेक्शन फिर भी अक्टूबर-नवंबर से पहले नहीं हो पाएंगे। और उसी की तैयारी के सिलसिले में यहाँ पर जो पहले भी डिस्कस हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, और शायद खाकान अब्बासी की मुलाकात बड़ी अहम थी गुज़िश्ता रोज की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजहर जावेद साहब, ब्यूरो चीफ लंदन। आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ अब मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार जनाब सलमान गनी साहब, एग्जीक्यूटिव ग्रुप एडिटर दुनिया न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब। जब आप गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमारी तशरीफ़ लाए थे तो आपने कहा था कि हुकूमत लेने के बाद और हुकूमत बनाने के बाद नून लीग ट्रैप में आ गई है। तो अब जो ये मुलाकात कॉल की है नवाज शरीफ साहब ने, आपको क्या लग रहा है, ये इसी तरफ निशानदेही कर रही है कि वो अब इस ट्रैप से निकलना चाहते हैं? बकौल आपकी जो ट्रैप था, अब इससे वो निकलना चाहते हैं और यही फैसले होंगे? क्या अहमियत है आपके नज़दीक इस मुलाकात की? देखें मसूद, ये जो लंदन सियासी मिशन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, ये कौमी सियासत के हवाले से, मुल्की माशी सूरत हाल के हवाले से, कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से, और सबसे अहम बात आने वाले बजट के हवाले से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये बात दुरुस्त है कि जब ये हुकूमत में आए तो इससे पहले ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हुकूमत में आने और इन हाउस तब्दीली के हवाले से 2 आरा थी। और जैसे अभी अजहर जावेद बात कर रहे थे कि शाहिद खाकान अब्बासी और ख़ुद किसी हद तक मरियम नवाज साहिबा भी यही चाहती थी कि हमें इंतखाबात में जाना चाहिए, और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ आज से चंद हफ्ते पहले यही था। आप देखें कि पाकिस्तान की सियासत का दिलचस्प वाक़या कि चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती नज़र आती थी कि पाकिस्तान को गंभीर सूरत हाल से निकालने के लिए एक फ़ौरी इंतखाबात नागुज़ीर है, और इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ये कहती नज़र आ रही थी कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम अपना ये टेनोर भी पूरा करेंगे और अगला टेनोर भी लेंगे। लेकिन हालात और वाक़यात का करिश्मा देखें कि इन हाउस तब्दीली भी हो गई, मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत में भी आ गए, लेकिन पहली दफ़ा देखने में आया कि हुकूमत में आने के बाद हुकूमत परेशान नज़र आ रही है। और परेशान क्यों कर है? पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तवक्को ये थी कि उनके आने के बाद माशी सूरत हाल में बेहतरी आएगी, और ख़ास तौर पे जो अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में एक इजाफे का रुझान था उसके आगे वो बंद बांधेंगे। और आपने देखा होगा कि उनके हुकूमत में आने के बाद कुछ दिन तक तो ये अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में कमी आई है, लेकिन यकदम इसके बाद इसमें इजाफा होना शुरू हो गया, जिससे इस हुकूमत की साख के आगे भी एक सवालिया निशान खड़ा नज़र आया है। इसलिए कि मार्केट फोर्सेस
अपनी ब्लैकमेलिंग उसी तरह कायम रखे हुए हैं, मुनाफा खोर और जखीरा अंदोज। ये चैलेंजेस तो हैं सलमान गनी साहब, बुनियादी तौर और बहुत ऑब्वियस चैलेंजेस हैं और इससे निपटना बड़ा मुश्किल टास्क है शहबाज शरीफ साहब के लिए। लेकिन अगर ये हम मान लें कि ये फैसला करते हैं लंदन में नवाज शरीफ साहब की क़यादत में कि जी हमें अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना है, तो ये 12 जमातों का इत्तेहाद है, 12 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत है और जरदारी साहब का मौक़िफ़ इससे बड़ा वाज़ेह है। एक तरह की गारंटी उन्होंने दी हुई है कि ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। तो अगर नून लीग ये फैसला करती है तो उन्हें इत्तेहादियों को भी बनाना होगा। ये कितना आसान, ये कितना मुश्किल होगा? देखिए, आपने ये बात दुरुस्त कही कि हुक्मरान इत्तेहाद का मौक़िफ़ यही था कि हमारे पास एक साल सवा साल मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले इंतखाबात का इन्हिसार ना इमरान खान साहब के सियासी दबाव पर है और ना इस हुक्मरान इत्तेहाद पे है, बल्कि इसका असल इन्हिसार जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उस पर है। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी दर्जा हरारत अरूज पे जा रहा है, बिलाखिर तो इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। और सबसे एक अजीब सूरत हाल जो मैं अपनी 4 दहाइयों की सहाफ़त से देख रहा हूँ कि एक अलग सी सूरत हाल कायम है कि इस तरह का जब सूरत हाल मुहाज़राई कशमकश और तनाव होता है तो उसमें कोई फोर्स ऐसी ज़रूर होती है जो इनके दरमियान कोई डेडलॉक अरेंज करती है, कोई बैलेंस ऑफ पावर कायम करती है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी कुव्वत ऐसी नहीं है जो इस डेडलॉक को तोड़ने की पोजीशन में हो। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून बावजूद के वो इस मौक़िफ़ का इजहार कर रही है कि जी ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून उनका हदफ है बजट। वो चाहते हैं कि बजट आए और इसमें आम आदमी पे प्रेशर ना पड़े और बजट के बाद मेरे ख्याल में कि मुस्लिम लीग नून के अंदर वो धड़ा गालिब आ जाएगा जो कबल इस वक्त इंतखाबात को पाकिस्तान की सियासी ज़रूरत समझता है। ठीक है, आप समझते हैं कि बजट जो है वो मतमय नज़र होगा, यकीनी तौर पर इसमें गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन आपने ये भी जिक्र किया कि सियासी शख्सियात जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और ऐसी सियासी शख्सियत को होना चाहिए जो कि एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कर सके। अभी अजहर जावेद साहब फरमा रहे थे कि इस मुलाकात में शायद ये भी डिस्कस हो कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आना चाहते हैं। इमरान खान साहब एक एहतजाजी तहरीक लेके चल रहे हैं, 20 तारीख की बात की उन्होंने कॉल दी हुई है, वो एक लॉन्ग मार्च लेके चलेंगे, उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। तो क्या इमरान खान की मकबूलियत को देखते हुए नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ये फैसला कर सकती है कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएँ? देखिए मसूद, अगर मेरे से आप पूछें तो जब लास्ट टाइम आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के हमरा पाकिस्तान आए थे तो मैंने अपने प्रोग्राम की वसातत से ये कहा था कि आप सिर्फ इंतखाबात का ऐलान करें, नवाज शरीफ साहब ज़रूर आएंगे। और आप अब भी मैं पूरे वसूख से ये बात कहता हूँ कि फ़िलहाल अभी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का इम्कान नहीं है, लेकिन जो ही इंतखाबात का ऐलान होगा नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। और जिस सूरत हाल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अंदर दो चार है, मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून इसकी मकबूलियत नवाज शरीफ साहब की क़यादत के साथ मशरूत है और वो हतमी तौर पे जो मुस्लिम लीग का वर्कर है वो यही समझता है कि नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी ही हतमी है। और इस बात का इजहार आप देखें खुद शहबाज शरीफ साहब भी करते नजर आते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जितने पाकिस्तान के अंदर नून लीग के कारनामे हैं जब वो उनका जिक्र करते हैं तो वो यही कहते हैं कि नवाज शरीफ की क़यादत में हमने ये किया है। लिहाजा नवाज शरीफ पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी हकीकत है और आने वाले इंतखाबात से पहले मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे और यकीनन उनकी पाकिस्तान वापसी अगर मुस्लिम लीग नून को कोई नुकसान भी पहुंचा होगा तो वो उसको रिपेयर करने की पोजीशन में होंगे। ठीक, आपने जिक्र किया कि बजट पर यकीनी तौर पर गुफ्तगू हो रही होगी, हम तवक्को कर सकते हैं कि इसमें होगी, लेकिन एक अहम तैनाती नवंबर में होनी है, 8 से 6 माह बाद तकरीबन। तो क्या उस तैनाती से पहले इलेक्शन कराने का फैसला किया जा सकता है? क्या ऐसा कोई इम्कान है? देखिए मसूद, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि ये जो लंदन का सियासी मिशन है दरअसल ये बजट की तैयारी है और इसहाक डार साहब पिछले 8 हफ्तों से बजट की तैयारी कर रहे थे। कुछ चीज़ें उन्होंने तजवीज़ कर रखी हैं वो जो इनके सामने रखेंगे और नवाज शरीफ साहब का उन पर यह प्रेशर था कि जो सूरत हाल तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अवाम पर सियासी लोड रख के बना दी है, पाकिस्तान के लोगों पर अब लोड नहीं डालना। लिहाजा ये जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा रुका हुआ है, मैं आज भी समझता हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब के दबाव की वजह से है और बावजूद कि IMF के साथ इस हवाले से मुआहदा मौजूद है, इस वक्त मुस्लिम लीग
नून के अंदर ये तहरीक बड़ी मौसर अंदाज में है कि पेट्रोलियम और बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए। बिजली की कीमतों में इजाफा 2 दफ़ा हो चुका है और इस हवाले से आप देखें कि लोगों के अंदर एक तवक्को थी कि शायद ये सिलसिला रुकेगा। ये जो बढ़ता चला जा रहा है, मगर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपकी गुफ्तगू में वाकई खासा वजन है कि इलेक्शन बजट जो है वो इस मीटिंग में डिस्कस होगा, क्योंकि इत्तेहादी जमातों की इस हुकूमत का सबसे पहला जो मिशन था वो ये था कि इंतखाबी इस्लाहात हमें कर दी हैं, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात के लिए तो अभी तक कोई कमेटी तक नहीं बनी, इस पर तो कोई बात ही नहीं हुई है। और इंतखाबी इस्लाहात के बगैर तो यकीनी तौर पर ये जो हुकूमत है, PDM की हुकूमत है, ये इलेक्शन में जाने का फैसला नहीं कर सकती। देखिए मसूद, आपका सबसे वैलिड क्वेश्चन ये है, आज पाकिस्तान की सियासी इशराफिया में यही बात डिस्कस हो रही है। और मैंने शुरू में आपको एक बात कही थी कि जब भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह एक महाजराई की कैफियत होती थी तो कोई अदारा या कुछ शख्सियात बिलवास्ता तौर पे या बिलावास्ता तौर पे पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप पे असरअंदाज होते थे और इंतखाबी इस्लाहात समेत बाज़ मामला तय कर लिए जाते थे। आज एक डेडलॉक की कैफियत है और इस डेडलॉक की कैफियत में आप इंतखाबात की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इंतखाबी इस्लाहात के बगैर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात हुए तो इंतखाबात के नताइज कोई तस्लीम नहीं करेगा। लिहाजा आज की बड़ी ज़रूरत, मैं पूरे यकीन से और यकसुई से कहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को बैठाकर कुछ लाइन्स ड्रॉ ना की गई, इंतखाबी इस्लाहात ना हुई, तो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, पंजाब यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा मुसलसल सियासी और आइनी बहरान की जद में है और जो वहाँ पर कैफियत है, कोई बड़ा फैसला ऐसा नहीं है जो अदालत के इंटरवेंशन के बगैर वहाँ पर हो रहा हो। तो ये जो सूरत हाल है पंजाब की, ये भी इस मीटिंग के एजेंडे पर होगी? देखिए बिल्कुल, पंजाब मुस्लिम लीग नून का सियासी गढ़ है और पंजाब में किसी किस्म का सियासी नुकसान मुस्लिम लीग नून बर्दाश्त नहीं कर पा सकेगी। और यही वजह है कि ये बात ज़रूर वहाँ पर आएगी, इसलिए कि परवेज़ इलाही साहब से खुद लंदन बैठी नून लीग की लीडरशिप का रब्ता था और परवेज़ इलाही साहब पंजाब में दरअसल अपोजिशन के उम्मीदवार थे और किस वजह से वो अपोजिशन को छोड़ के उस वक्त की हुक्मरान पार्टी से जा मिले। इस वक्त भी पंजाब में बराह रास्त हमजा शहबाज साहब की हुकूमत है, लेकिन क्राइसिस उसी तरह मौजूद नज़र आ रहा है। ये क्राइसिस क्यों कर पैदा हो रहा है, इसके पीछे कौन है, ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत जानती है और वो ये भी जानते हैं कि आज अगर मुस्लिम लीग नून को पंजाब में फ्री हैंड दे दिया गया तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में बड़े मौसर अंदाज के अंदर डिलीवर करने की पोजीशन में होगी और यकीनन आने वाले इंतखाबात में उनको इसके समरात मिलेंगे। लिहाजा मुस्लिम लीग नून को पंजाब में आसानी से हुकूमत नहीं करने दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब सलमान गनी साहब, एग्जीक्यूटिव ग्रुप एडिटर दुनिया न्यूज़। गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ पर ब्रेक लेंगे। पंजाब की गुफ्तगू हो रही थी तो ब्रेक के बाद बात होगी पंजाब में सियासी महाजराई, आइनी बहरान में शिद्दत हो गई है जिसका हमने अभी जिक्र भी किया और गवर्नर अपनी बरतरफी के खिलाफ अब डट गए हैं। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। के सबसे बड़े सूबे पंजाब में सियासी महाजराई की वजह से आइनी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की वज़ारत आला का कज़िया अभी तय नहीं हुआ था कि गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की बरतरफी का नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। कल रात गए कैबिनेट डिवीजन की वज़ीर आज़म की हिदायत पर गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की ओहदे से बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल सदर आरिफ अलवी 2 बार वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद कर चुके थे। बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने अपनी बरतरफी को मुस्तरद कर दिया। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कैबिनेट डिवीजन के नोटिफिकेशन को गैर आइनी करार दिया। अपनी बरतरफी का नोटिफिकेशन मंजर आम पर आने से चंद मिनट कबल उमर सरफराज चीमा ने ट्वीट की कि सिसिलियन माफिया ने गवर्नर हाउस को यरगमाल बना रखा है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें अरकान काबीना ने वफाकी हुकूमत के आइनी इक़दामात की तौसीक़ की और इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि सदर आरिफ अलवी और गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने आइन, कानून, पार्लिमान, जमहूरियत की तौहीन की है। अरकान काबीना का कहना था कि मुल्क को इंतशार की जानिब धकेलने के लिए आइनी ओहदों का इस्तेमाल किया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इजलास के बाद काबीना के फैसलों से मीडिया को आगाह भी किया।
फेडरल कैबिनेट ने सदर मुमलिकत का जो डिसीजन है कल का, उस पर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उस प्रैक्टिस को डिसअप्रूव किया। साथ ही साथ काबीना ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की भेजी गई जो एडवाइस थी फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, उसकी तौसीक की और उसको उन्होंने अप्रूव किया। तो काबीना ने आज ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ की कि किसी किस्म की जो मुदाखलत है, किसी किस्म की जो इख्तियारात का झुकाव है, वो कबूल नहीं किया जाएगा और कोई आइनी ओहदेदार जो है वो अपनी हदूद से तजावुज़ ना करे। गवर्नर पंजाब और सदर मुमलिकत ने जिस तरह से आइन के हवाले से अपने इख्तियारात का ना सिर्फ नाजायज़ इस्तेमाल किया बल्कि आइन शिकनी के मुर्तकब हुए, उस पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उसके लिए जो आइंदा का लाहे अमल है उसके लिए भी मुशावरत जो है वो जारी है कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इससे कबल आज ही साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस सुप्रीम कोर्ट से गवर्नर पंजाब की बरतरफी पर अज़ख़ुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है और कहा है कि पंजाब में आइन की खुली खिलाफ वर्जी पर खामोशी का मुजाहरा किया जा रहा है। अपने एक बयान में इमरान खान का कहना था कि ये पहले सूबे पर मुसल्लत हुए, अब सदर मुमलिकत के ओहदे की तस्लील कर रहे हैं। दूसरी तरफ आज कौमी असम्बली में साबिक़ स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि सदर आरिफ अलवी की जानिब से आइन और कानून की पामाली के खिलाफ वो एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंसूर करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत अगर आइन का एहतराम नहीं करते तो उन्हें अपने ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। आर्टिकल 48 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वर्ड शेल यूज हुआ है कि वो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो अपना काम सरंजाम देंगे। वो कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जितने वो काम करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर करेंगे और ये आइन कहता है। और एक हमने रेजोल्यूशन प्रिपेयर की है, जो रेजोल्यूशन हम यहाँ से पास करना चाहेंगे और उसमें हम यही इसी चीज़ को कंडेम करना चाहेंगे कि आइन और कानून की पामाली जो है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जो है, इसको हम कंडेम करें। फिर तो उनको उस ऑफिस में भी नहीं बैठना चाहिए अगर वो आइन की इज्जत नहीं करते। उनको बाकी भी किसी काम में नहीं होना चाहिए, फिर ग्रेसफुली उनको घर चले जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ का कहना है कि वज़ीर आज़म ने आइनी कार्रवाई मुकम्मल की। मयाद मुकम्मल होने पर कानून ने कैबिनेट डिवीज़न को गवर्नर को हटाने का इख्तियार दिया, जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद ओवैस का कहना है कि आर्टिकल 101(3) के तहत गवर्नर सदर मुमलिकत की मंशा पर उस वक्त तक ओहदे पर बरकरार रह सकता है जब तक सदर मुमलिकत उसे न हटाए। ये आप अगर देखना हो तो आर्टिकल 101 कॉन्स्टिट्यूशन का इतनी क्लैरिटी से ये बात है कि उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। बड़ा वाज़ेह लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर के मुतालिक कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर विल बी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये लफ्ज लिखे हुए हैं। और इसके सब आर्टिकल 3 के अंदर ये लिखा हुआ है द गवर्नर विल होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लिहाजा बात क्लियर हो गई, पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट को पब्लिकली ह्यूमिलिएट और इंसल्ट किया गया है। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एज वेल। तो खुदा के लिए होश के नाखून लीजिए, अपनी एम्बिशन को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ख्वाहिशात के सेटिस्फाई करने के लिए आइन को नाजायज इस्तेमाल मत करें, ये मुल्क बिखर जाएगा। दरअसल आइन के आर्टिकल 48 के मुताबिक सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल करने के पाबंद हैं, जबकि पार्लिमानी निज़ाम में सदर मुमलिकत के एतराज़ के बावजूद मुकर्ररा मियाद के बाद ऐसी एडवाइस खुद ब खुद मुअस्सर हो जाती है। इस बात की तस्दीक साबिक़ सदर और साबिक़ चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद ने कल हमें इंटरव्यू में भी की थी। ये हमारा पार्लिमानी निज़ाम है और हमारे आइन में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट साहब की जितने भी इख्तियारात होंगे वो प्राइम मिनिस्टर के मशवरे पे इस्तेमाल करेंगे। उनको ये इख्तियार है कि अगर प्राइम मिनिस्टर उनको कोई एडवाइस भेजते हैं तो वो 15 दिन के अंदर उसको वापस भेज सकते हैं, एतराज लगा के कि भी ये जो आपका मशवरा है मैं नहीं मानता और ये उसके वजूहात हैं। उसके बाद आइन ये कहता है कि अगर दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब मशवरा भेजें, एडवाइस भेजें, तो फिर प्रेसिडेंट साहब को वो मानना पड़ेगा, मतलब बाइंडिंग ऑन द ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दैट एडवाइस। तो मेरे ख्याल में तो ये जो इख्तियार है सदर का वो यही है कि कुछ देर डिले कर सकते हैं, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम का ये रूह है उसके मुताबिक उनको बिल आखिर प्राइम मिनिस्टर का मशवरा मानना पड़ेगा आइन के मुताबिक।
गवर्नर पंजाब को हटाए जाने के बाद उनसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया है। खबरें हैं कि उमर सरफराज चीमा को अब गवर्नर हाउस में दाखिल भी नहीं होने दिया जाएगा। कल जारी होने वाले नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया कि आर्टिकल 104 के मुताबिक नए गवर्नर के तकर्रुर तक स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मकाम गवर्नर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। फिलहाल खबरें हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कायम मकाम गवर्नर बनने से इनकार कर दिया है, लेकिन अगर वो ये अबूरी ओहदा कबूल करते हैं तो बहुत इम्कान है कि उमर सरफराज चीमा की तरह चौधरी परवेज़ इलाही भी हमजा शहबाज की पंजाब हुकूमत को टफ टाइम देंगे। तशवीश की बात है कि पंजाब पहले एक माह वज़ीर आला से महरूम रहा और अब हमजा शहबाज को हलफ उठाए 10 रोज़ हो चुके, मगर अभी तक पंजाब काबीना नहीं बन सकी है। वफाकी हुकूमत ने उमर सरफराज चीमा को तो फारिग कर दिया, अब नया गवर्नर लगाने के लिए एक बार फिर सदर मुमलिकत को एडवाइस भेजना होगी। पंजाब में ये सियासी और आइनी बहरान इस पस मंज़र में जारी है कि PTI ने पहले ही हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। आज इस इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के लिए जस्टिस सदाकत अली की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। दूसरी जानिब पंजाब के 25 अरकान असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है। अगर इलेक्शन कमीशन से मुनहरिफीन की नाअहली का फैसला सुना दिया गया तो हमजा शहबाज की पंजाब हुकूमत का बचना किसी मोजज़े से कम नहीं होगा। पंजाब में जो इस सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर, हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन रज़ा। गालिबन गवर्नर हाउस के बाहर ही आप मौजूद हैं और ख़बरें ये हैं कि उमर सरफराज चीमा साहब से सिक्योरिटी ले ली गई है, अब उनका दाखिला भी नहीं हो सकता गवर्नर हाउस में। और जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं नोटिफिकेशन के मुताबिक तो वो कायम मकाम गवर्नर हैं, लेकिन उन्होंने कायम मकाम गवर्नर बनने से इनकार कर दिया है। तो इस वक्त सूरत हाल है क्या, हो क्या रहा है यहाँ पर? बिल्कुल दुरुस्त कही आपने कि मैं गवर्नर हाउस के बिल्कुल सामने ही मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने रुकावटें लगा के, बल्कि मैंने बहुत कम देखा है कि गवर्नर हाउस को सील किया गया हो। आज मुकम्मल तौर पे रात 12 बजे से अब आज तक जो है वो मुकम्मल तौर पे गवर्नर हाउस को सील कर दिया गया है रुकावटें लगाकर। जिसका नोटिफिकेशन में वाज़ा तौर पे लिखा था कि स्पीकर जो है वो कायम मकाम गवर्नर पंजाब के तौर पर काम करेंगे, लेकिन आज जब गवर्नर हाउस की टीम स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के पास पहुंची है तो जब उनसे ये कहा गया कि ये आप जो है वो चार्ज संभालें तो उस पर उन्होंने माजरत कर ली और कहा कि मैं जो है कायम मकाम गवर्नर के तौर पर चार्ज नहीं ले सकता, और कहा फ़िलहाल जो है इस मामले को खामोशी रहने दिया जाए और खामोशी इख्तियार की जाए। अगर वो ये करते तो गवर्नर हाउस में एक और समरी भी आप पहुंची है वज़ीर आला ऑफिस की तरफ से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी एडवोकेट जनरल पंजाब के जो है वो उनको ओहदे से हटाने के हवाले से। वो भी समरी लेके गए थे कि अगर वो जो है वो करते हैं तो साथ वो भी एक्सेप्ट करेंगे। तो जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने पूछा कि दूसरी समरी किस चीज़ की है, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये एडवोकेट जनरल पंजाब को हटाने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने गवर्नर को भिजवाई है, जिस पर उन्होंने उस पर भी जो है वो साइन करने से इनकार कर दिया। गो कि यूँ उन्होंने जो है कायम मुकाम गवर्नर के तौर पर चार्ज नहीं संभाला, वो बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली के तौर पर ही वो जो है वो काम कर रहे हैं। आज मुकम्मल तौर पर पंजाब असम्बली में भी वो आए और काम जो रूटीन के मामला थे वो उन्होंने काम किए हैं। और अलबत्ता गवर्नर का फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अमली तौर पर कोई गवर्नर पंजाब या कोई किसी को हम ये नहीं कह सकते, कागजी कार्रवाई के तो मुताबिक अगर वो चार्ज लेते हैं तो वो गवर्नर होंगे, लेकिन अमली तौर पर गवर्नर हाउस गवर्नर पंजाब के जो है वो शख्सियत से खाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन रज़ा साहब। गुफ्तगू आपने सुनी, एक बहरान है, एक बहरानी कैफियत है, इसकी हम आइनी और कानूनी पोजीशन भी मालूम करेंगे, इसमें मज़ीद क्या क्या कुछ हो सकता है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे आबिद ज़ुबैरी साहब, माहिर आइन और कानून। एक ब्रेक के बाद। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पहले एक माह तक तकरीबन वज़ीर आला के बग़ैर रहा, फिर जिस तरह से वहाँ इलेक्शन हुए वो मुतनाज़ा हो गए, अभी तक कैबिनेट मौरिज़े वजूद में नहीं आई, और अब गवर्नर कौन है, कौन उसका चार्ज लेगा, कौन चार्ज नहीं लेगा, ये एक और आइनी और कानूनी बहरान वहाँ पर मौजूद है। सदर आरिफ अलवी का मौक़िफ़ कुछ और है, वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ कुछ और है। इस पर कानूनी राय हम हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, माहिर आइन और कानून। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर कल सदर आरिफ अलवी साहब ने दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म की जो समरी थी कि गवर्नर को हटाया जाए उससे मुस्तरद कर दिया था। फिर आज वज़ीर आज़म की हिदायत पर कैबिनेट डिवीज़न ने नोटिफिकेशन कर दिया कि गवर्नर साहब अपने ओहदे पर नहीं रह सकते। तो कानूनी पोजीशन क्या है, आइनी पोजीशन क्या है, क्योंकि उमर सरफराज चीमा साहब तो कह रहे हैं कि वो गवर्नर हैं अभी तक, और जो समरी कैबिनेट डिवीज़न से हुई है वो गैर कानूनी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मसूद साहब। देखिए, इसमें बड़ी क्लियर बात है कि अंडर आर्टिकल 101 गवर्नर जो होता है वो अपॉइंट होता है प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट के उस पर, लेकिन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने एक एडवाइस भेजी जिसके अंदर, और फिर आर्टिकल सदर के जो इख्तियारात हैं वो आर्टिकल 48 में मुरतब हैं आइन के अंदर। उसमें साफ लिखा हुआ है कि सदर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, एक फंक्शन उसका है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अब उसमें ही इज़ बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर ने एक एडवाइस की, उनको वो रिकन्सिडरेशन के लिए उसका प्रोविज़ो है, आर्टिकल 48(1) का प्रोविज़ो है जिसके अंदर सदर 15 दिन के अंदर उसको वापस भेज सकता है वो रिकन्सिडरेशन। लेकिन जब वो आए वापस होकर रीटेंडर होगी एडवाइस, दैन 10 दिन के अंदर प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू ओबे दैट। तो मतलब ये वो हतमी हो जाती है। अगर सदर नहीं करते तो वो जो समरी होती है वो कानून बन जाता है। तो इधर अगर समरी ये गई थी कि जो गवर्नर पंजाब थे उनको हटाने के लिए एडवाइस किया गया था और सदर साहब ने उसको रिकन्स्ट्रक्शन के बाद भेजा, लेकिन उसको उन्होंने वो फिर मेरा हम्बल सबमिशन है कि वो उसको मुस्तरद, सदर जो है सदर मुमलिकत, वो मुस्तरद नहीं कर सकते। अगर मुस्तरद कर भी देंगे उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं होगी। तो इस तरह से वो रिमूव हो गए सरफराज चीमा साहब जो हैं, उमर सरफराज चीमा साहब। कल सदर की तरफ से ये बताया गया, ऐवान सदर से जो एलामिया जारी हुआ उसमें उन्होंने कहा किया कि अगर आप गवर्नर को फारिग करते हैं, हटाते हैं अपने ओहदे से, तो वजूहात देनी होंगी। ना तो उन पर कोई केस है, यानी उनको कोई सज़ा हुई है, ना उन्होंने खिलाफ आइन कोई काम किया है, तो वजह क्या है, उनको क्यों हटाया जाए? देखिए, ये चीज़ें जो है ना, ये उनकी हो सकता है उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ें हो, लेकिन देखिए द एग्जेक्टिव अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 90 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के पास है। पाकिस्तान के अंदर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। तो प्रेसिडेंट जो होता है वो सारे फेडरेशन यूनिट्स का जो होता है मुल्क की एक अलामत होता है सदर मुमलिकत, लेकिन उनके कुछ इख्तियारात होते हैं, कुछ डिस्क्रेशनरी पावर्स भी कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है, लेकिन गवर्नर के अपॉइंटमेंट में उनको ही इज़ बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस की है कि जी वो गवर्नर को बदलना चाहते हैं, तो सदर उसको डिले कर सकते हैं, लेकिन उससे इख्तिलाफ़ नहीं कर सकता। उनको किसी बुनियाद पर इख्तिलाफ़ भी है, लेकिन वो इख्तिलाफ़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे नहीं लगेगा। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इनको हटाना है और उन्होंने रिजेक्ट कर, तो वो हट जाएंगे उसके बाद। तो वो हट गए उमर सरफराज चीमा। अच्छा, एक अभी मैं सुन रहा था कि एडवाइस के जी, अब वो जो गवर्नर होता है वो आर्टिकल 105(3) है, जिसके 101(3) सॉरी, उसके अंदर वो ही होल्ड्स द ऑफिस डू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ना प्लेजर प्रेसिडेंट ये बड़ा एक अंग्रेज़ों के ज़माने का था कि बादशाह के प्लेजर पे आप गवर्नमेंट जो थे, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे या जो भी थे, वो बादशाह के प्लेजर पे होते थे। लेकिन हमारे आइन, हमारी जजमेंट्स और आइन के तहत वो प्लेजर इज़ नाउ कानून के अंदर होता है, कि मतलब कानून के तहत या आइन के तहत। वो प्लेजर ये नहीं है कि जी मुझे उसकी वो प्लेजर, सदर को उसकी शक्ल नहीं पसंद आई, उसने हटा दिया उसको। अब इवन नाउ प्लेजर ये होगा, लेकिन प्लेजर इज़ नाउ bound by the advice of the Prime Minister, and President is bound under Article 48(1) to follow the advice of the Prime Minister. वो Prime Minister की एडवाइस पे पाबंद हैं वो सर। तो ये उसके इवन प्लेजर की डॉक्ट्रिन को भी ये नहीं कहा जा सकता कि जी वो सदर क्यों जब तक नहीं हटाएगा। तो ये अगर ये बात हो गई आर्टिकल 101(3), तो फिर आर्टिकल 101(1) और आर्टिकल 48(1) जो है वो तो रिडंडेंट हो गया। और इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन की होती है कि कोई रिडंडेंसी आप नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को दे सकते किसी भी उसके लफ्ज़ को। तो हैंस 48 विल प्रिवेल ओवर दिस 48(1). आइन का आर्टिकल 104 ये कहता है कि कायम मकाम गवर्नर जो हैं वो स्पीकर साहब होंगे, और जो समरी आई है कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से उसमें उनको नॉमिनेट भी कर दिया गया है। लेकिन अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इनकार कर दिया है ये ओहदा लेने से। तो ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हैं यहाँ पर? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि उनकी खिलाफ वर्जी, उनकी मर्ज़ी है वो ना ले, लेकिन आइन के तहत 104 के तहत वो होता है, स्पीकर जो होता है वो एक्टिंग गवर्नर हो जाता है जब तक गवर्नर अपने ऑफिस का ओथ ना ले। इधर ये इशू ये है कि अगर फ़र्ज़ है स्पीकर नहीं भी कर सकता तो प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है, किसी और आदमी को भी नॉमिनेट कर सकता है। आप उसे पढ़ें 104 में, उसमें लिखा हुआ है कि और एनी अदर पर्सन द प्रेसिडेंट में नॉमिनेट। अच्छा, यहाँ नॉमिनेशन फिर वही आ जाएगी कि नॉमिनेट किसको करें, क्योंकि अगर वो मना कर रहे हैं दैट मीन्स अपने आइनी इख्तियार पे वो नहीं पाबंद हैं, वो नहीं करना चाह रहे वो किसी वजह से, और कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से वो एक्टिंग गवर्नर हो गए।
परवेज़ इलाही साहब। अब वो नहीं बनना चाहते, उनकी क्या वजह है वो बेहतर जानते होंगे। अच्छा, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उसमें ये गुफ्तगू की गई वफाकी काबीना में कि सदर जो हैं वो आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं और इस हवाले से आइंदा का लाहे अमल जो है वो तय किया जाएगा। तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है सदर मुमलिकत के इस इक़दाम के बाद? देखिए, मैं समझता हूँ सदर मुमलिकत जो हैं वो हमारी फेडरेशन की एक अलामत है, उनका एक आईने ओहदा है। वो उसको देखिए आइन शिकनी क्या होती है। अगर वो फ़र्ज़ करें वो आपकी बात रिजेक्ट कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ख़ुद प्रोवाइड कर रहा है कि अगर वो दूसरी दफ़ा भी आपकी बात नहीं मानते, आपकी एडवाइस को नहीं मानते, तो ऑटोमेटिकली उनकी वो बात ख़त्म हो जाती है, आप गवर्नर हट जाते हैं। अगर ये बात आ जाती है, उनके पास इख्तियार तो है, प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू ओबे और बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस। वो पहले उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, उसके बाद वो रीटेंडर करते हैं, वो फिर भी एग्री नहीं करते तो वो कानून या आइन अपना रास्ता खुद इख्तियार करता है जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस अफेक्टिव हो जाती है। तो इसमें आइन शिकनी क्या हो गई? आइन शिकनी तो होती है आइन तोड़। अब सदर आइन क्या तोड़ रहे हैं? वो आपकी एडवाइस से एग्री नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये बात तो क्योंकि ये तो उन पे मेरे ख्याल से ये बात सही नहीं है कि आइन शिकनी के मुर्तकब हुए हैं। अच्छा, गवर्नर साहब, साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब कहते रहे कि मैं जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स कर रहा हूँ वो अब एक हिस्ट्री है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनती चली जा रही है। 3 मरतबा लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसले सादिर किए नए वज़ीर आला के तकर्रुर के हवाले से और फिर आखिरी फ़ैसला उनके ओहद के हवाले से था। जस्टिस जवाद हसन साहब ने फ़ैसला सादिर किया था। इस पर उमर सरफराज चीमा साहब ने सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया था और उन्होंने फरमाया था कि जज साहब के ख़िलाफ़ वो रेफरेंस तैयार कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस भी शुरू कर दी थी। तो इन तमाम चीज़ों की कोई अहमियत है? देखिए, उनकी मर्ज़ी है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 209 में सब प्रोवाइडेड कि कोई आदमी समझता है किसी जज ने अगर वो कोई गलत काम किया है तो उसके ख़िलाफ़ वो एक रेफरेंस दाखिल किया जा सकता है। वो उनकी सवाबदीद है, वो करना चाहते हैं उनके। लेकिन देखिए ना, बात क्या होती है कि एक आदमी, अब राइटली उस पर डिबेट है कि वो सही इलेक्ट हुए, हमजा शहबाज शरीफ वहाँ एज चीफ मिनिस्टर या नहीं, वो मैटर सब जुडिस है, वो आइन अदालत उस पर फैसला करेगी कि उनका इलेक्शन सही या नहीं था। लेकिन अगर फ़िलहाल एक शख्स है वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाता है और उसको ओथ नहीं दिया जाता, तो ये भी तो आइन के तहत, तो देखें ना, गवर्नर का एक फंक्शन तो ये है ओथ देना। जब भी वो नहीं दे रहे थे आइन के तहत, तो जब भी लाहौर हाई कोर्ट इंटरवीन किया, जस्टिस जवाद हसन ने एक ऑर्डर पास किया कि जी अगर वो नहीं देते तो प्रेसिडेंट शुड नॉमिनेट समबडी एल्स टू एडमिनिस्टर द ओथ। ओथ जो होता है ना, उसके साथ दाखिले होता है, वो आप एक राइटली और रॉन्गली एक आदमी इलेक्ट हो गया है चीफ मिनिस्टर, तो उसका ओथ तो देना एक लाजिम मंजूम है। जी अच्छा, ये मोहतरम जस्टिस जवाद हसन साहब का जो फैसला था, उस फैसले में उन्होंने एडवाइस किया था स्पीकर कौमी असम्बली को कि वो आएँ और सीएम पंजाब का हलफ लें। गवर्नर साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग इस पर रिएक्शन था कि कहीं आइन में नहीं है, कहीं इसी गुंजाइश नहीं है कि अदालत ऐसा फ़ैसला दे कि स्पीकर साहब आकर इस पर यह हलफ लें। अब इस पर 5 रुकनी बेंच भी बन गया, इसकी समाअत भी होनी। तो साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब का केस इस पर कितना मजबूत है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे या कोई वजूहात हैं, आपकी एग्री नहीं करते, तो कोर्ट के पास एक मुद्दा था। जज ने कहा कि जी ओथ तो देना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी तो नहीं रुक सकती ना, आफ्टर ऑल पॉलिटिकल गवर्नमेंट हैज़ टू फंक्शन। और आइन के तहत एक आदमी इलेक्ट हो गया चीफ मिनिस्टर सब्जेक्ट टू व्हाट डिसीजन जो कोर्ट लेता है, और आप उसका ओथ ही नहीं लिए कि उसको आने दे रहे काम करने के लिए। तो जब भी इस सिचुएशन के तहत उन्होंने ये ऑर्डर पास किया, अगर आपको उससे इख्तिलाफ है तो आपके पास पूरा हक है, आप उसको चैलेंज करें। और अगर हो सकता है लार्जर बेंच या डिवीज़न बेंच, इंटर कोर्ट अपील, उसकी जो भी हो, उसमें वो कहें कि ये गलत हुआ है, स्पीकर नेशनल असेंबली ओथ नहीं दे सकते थे। लेकिन ये नेचुरली सब जुडिस मामला एक कोर्ट ही फैसला करेगा। लेकिन मेरा अपनी राय है, नाकिस राय है कि अगर एक आदमी इलेक्ट हो जाता है चीफ मिनिस्टर, उसको ओथ ना देना भी तो एक सही कानूनी या आइनी बात नहीं है। तो इसलिए कोई ना कोई तो ओथ दे। अब गवर्नर साहब अपना उसको ओथ नहीं दिलवा रहे, तो कोर्ट के पास ये इशू आ रहा है कि कोर्ट के हुक्म है कि आप ओथ दें, वो नहीं दे रहे। जब भी उन कोर्ट ने इंटरवीन करके फिर वो ये ऑर्डर किया। अब यहाँ ये बात भी उठेगी कि कोर्ट की, देखिए आप
हम एक सोसाइटी में रहते हैं, आइन के तहत हर अदारा, हम लोग सब, आप मैं आइन के तहत काम करते हैं इस मुल्क में। आइन आपका कहता है कि जी आपको एक तरह से रहना है, तो आइन के तहत अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर ये गलत बात हो जाएगी ना सर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम आबिद ज़ुबैरी साहब, माहिर आइन व कानून। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।